तो बच्चों हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला है कि ये कंपोजिट स्लैब्स हैं और कंडक्टिविटी K2K दिया हुआ है और बीच में जो थीटा है उसका वो टेम्परेचर हम लोगों को पता करना है। तो मैं इसको एक कंपोजिट स्लैब का कंसेप्ट लगा दूंगा जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का लगाते हैं, और R इज इक्वल टू मैंने लिखा L/K, तो इस स्लैब के लिए तो T/K हो गया। अब इसका K2K है, बाकी सारी चीजें चेंज इक्वल है, तो ये R/2 हो जाएगा, ये R फिर से ये R/2 हो जाएगा। अब देखो मुझे पता है कि ये हायर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर है, हीट इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो सभी स्लैब हैं ये सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो RR 2R और ये हो जाएगा R, मतलब ये R इक्विवेलेंट हो गया मेरे पास में 3R। तो मैं बोल सकता हूं कि इससे जो हीट जा रही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dQ/dt जो हो जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास में टेम्परेचर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे बोलते हैं, तो 20 माइनस ऑफ -10 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस कितना हुआ 3R हो गया। तो इस रेट से हीट फ्लो कर रही है। अगर मैं इस स्लैब की भी बात करूं, इस स्लैब में भी इसी रेट से फ्लो कर रही है, और इस स्लैब की बात करूं तो इस स्लैब में भी इसी रेट से फ्लो कर रही है। तो मैं अब इस स्लैब 1 को 1 बोल देता हूं, फोर्स स्लैब 1, इसके लिए मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं dQ/dt इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा। अब देखो हीट इधर से इधर जा रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, तो 10 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा R/2, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 3R। ठीक, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस थीटा, R से R कैंसिल हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ये 5, तो थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं मैं 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो रॉड है हमारे पास में, एक स्टील की है एक ब्रास की है, दोनों के टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ है, और मिड पॉइंट जो है वो भी 50 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया है। दोनों की लेंथ 31 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की दी हुई है। हमसे बोला है कि 10 मिनट में ये जो कोल्ड एंड है इससे कितनी हीट रिलीज होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर कि इधर से हीट आ रही होगी, पावर आ रही होगी P1, और इधर से भी पावर नहीं बोलेंगे, इसको करंट बोल लेते हैं। स्टेडी स्टेट में यहां से I1 आ रहा होगा और यहां से I2 आ रहा होगा, तो टोटल जो करंट है यहां से बाहर जा रहा होगा, तो I नेट, तो I नेट कितना हो जाएगा मेरे पास में I1 प्लस I2। तो मैं ये पता कर लूं कि टोटल करंट कितना आ रहा है यहां से, फिर इनटू टाइम कर दूं तो मेरे पास में हीट आ जाएगी। तो मुझे टोटल करंट यहां से जो फ्लो कर रहा है वो पता करना है। तो I नेट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस, यह आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जैसे 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा L/Ka। ठीक है, तो L/Ka, तो L तो कितना हो गया 31/K, इसका हो जाएगा 46 इंटू A हो जाएगा 0.20। अब देखो ये सेंटीमीटर यहां पर बचेगा, तो मुझे यहां पर 10⁻⁻² लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है, प्लस अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये हो जाएगा 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 31 डिवाइडेड बाई 109 इंटू 0.20 इंटू 10⁻⁻²। तो ये मेरे पास में यहां पर नेट करंट आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अब ये डेल्टा T को इधर लेके चले जाऊंगा और मुझे 10 मिनट के अंदर हीट पता करनी है, तो वो मेरे पास में इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, और ध्यान देना इसके अंदर हमसे बोला है कि स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल के अंदर वाटर फिल किया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और जो रिजर्वायर है इसको हमने 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के रिजर्वायर में रखा हुआ है। ठीक है, रेडियस हम लोगों को दी हुई है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। तो हम लोगों को पता है ये जो स्फेरिकल शेल होता है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो उसका जो रेजिस्टेंस आता है वो आ जाता है 1/4 पाई के 1/R1 माइनस 1/R2। ये फॉर्मूला कैसे आता है, हम लोग x डिस्टेंस पर जाकर dx विड्थ का एक स्फेरिकल शेल मान लेते हैं, उसका थर्मल रेजिस्टेंस लिख के उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है। तो मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहां पर लगाया है, और फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुट करने पर मेरे पास में थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻²। अब देखो मुझे पता है कि
थर्मल रेजिस्टेंस आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर है 1000 डिग्री और इधर का 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। लेकिन मुझे पता है कि यहां से इनिशियली तो इस रेट से फ्लो होगी हीट 1000 से 0 पर, लेकिन जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी वाटर को, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा 0 से हमें 100 डिग्री सेल्सियस होने तक का टाइम बताना है। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसका टेम्परेचर जब T हो गया होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना होगा 1000 माइनस T डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक, इतना हम लोगों को देखना है। हम लोगों को यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं मानना है वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्पेशल इस वजह से क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कंटिन्यूसली चेंज होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1000 माइनस टी अपॉन आर थर्मल। अब देखो मैं बोल सकता हूं कि ये जो हीट आ रही है उसकी वजह से इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो अगर इसको डीक्यू हीट मिलती है तो इसका टेम्परेचर कितना राइज करेगा dt, तो dq इज इक्वल टू एम एस डी टी। क्लियर है? अब मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा एम एस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1000 माइनस टी, और थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है 2 इंटू 10⁻⁻²। तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा, तो dt अपॉन ये हो जाएगा 1000 माइनस टी, ठीक है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये ms डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 इंटू m, इसका m मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब, तो मास हो गया, इंटू स्पेसिफिक हीट मुझे यहां पर दी हुई है किलो जूल के अंदर दी हुई है। ठीक है, तो मुझे इसको जूल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4.2 इंटू 10⁻3। ठीक, ये मेरे पास में स्पेसिफिक हीट हो गई और थर्मल रेजिस्टेंस मैंने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास में dt। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इनिशियल टेम्परेचर इसका था 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और फाइनल टेम्परेचर कितना करना है 100, और 0 से t। जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे बोला है कि एक ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर थीटा है। ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर थीटा है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट है। अब हम लोगों ने इसको कूल होने के लिए रखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इज इक्वल टू थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट e⁻⁻ ठीक है, तो हम लोग इसका ग्राफ देखें तो इसका एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग का ग्राफ है, तो इस तरीके से ये ग्राफ आ जाएगा टेम्परेचर और टाइम का। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे बोला है कि 3 रॉड को वाई शेप में वेल्ड किया है, एक कॉपर है, एक ब्रास है और एक स्टील है। कॉपर और ब्रास, स्टील और ब्रास का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर है और कॉपर जो है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो हम लोगों से पूछा है कि भाई कॉपर रॉड से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू कॉपर रॉड, तो मैं बोल सकता हूं इन तीनों रॉड का ये जो टेम्परेचर है वो तो T होगा। ठीक है, अब ये दोनों रॉड जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है क्योंकि दूसरा टेम्परेचर यहां पर इनका 0 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं कॉपर का, ब्रास का और स्टील का। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में R ऑफ कॉपर। ठीक है, ये टेम्परेचर T हो गया और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो ये हो गया R ऑफ ब्रास और R ऑफ स्टील। ठीक है, और इसका जो दूसरा एंड है वो 0 डिग्री सेल्सियस से है और ये फर्स्ट एंड जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो ये मेरे पास में dq अपॉन dt इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। और मैं बोल सकता हूं कि जो हीट यहां से जा रही है वही टोटल हीट होगी। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमसे बोला है कि एक 12 लेंथ की रॉड को एक 3l/2 की लेंथ की रॉड से इस तरीके से जोड़ा है। ये एंड हो गया हमारे पास में P और Q। ठीक है, हम लोगों को बताया कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन AB इज 120 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ PQ का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को PQ का टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ की लेंथ l/2 है, सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है, कंडक्टिविटी इक्वल है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा R इज इक्वल टू l/2 डिवाइडेड बाई K इंटू A, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो भी आ जाएगा हमारे पास में R2 इज इक्वल टू l/2 डिवाइडेड बाई KA, और ये हो जाएगा मेरे पास में L डिवाइडेड बाई KA। अच्छा, मैं इसको टोटल लेंथ को 3l/2 बोल दूं क्योंकि सब सीरीज में है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में
3L/2 डिवाइडेड बाई KA। ठीक है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं L/2 KA को R बोल दूं, ये R हो गया, ये R हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास में R/2 और ये हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है, ये R/2 नहीं होगा, ये 2R हो गया और ये हो गया मेरे पास में 3R। ठीक है, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मेरे पास में 3 रेजिस्टेंस है, ये R हो गया, ये 2R हो गया और ये हो गया मेरे पास में R, और यहां पर पैरेलल में कनेक्टेड है एक 3R रेजिस्टेंस। ठीक है, ये P है और ये Q है और ये A और ये B है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहां पर पता कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2R इंटू 3R डिवाइडेड बाई 5R, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 6R/5। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा, ये R हो गया, ये मेरे पास में 6R/5 हो गया और ये फिर से मेरे पास में R हो गया, ये B एंड है और ये एंड है, ये P और Q का टेम्परेचर डिफरेंस पता करना है हम लोगों को। तो ऐसा करता हूं, सारे के सारे सिस्टम का इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। R इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू, सीरीज में है तो 2R प्लस 6R/5 मतलब ये हो गया 10, तो 16R/5। अब मेरे को पता है कि सारे के लिए जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा वही सेम PQ के लिए होगा, तो मैं लिख देता हूं dQ/dt इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस AB का 120 डिवाइडेड बाय 16R/5 इज इक्वल टू सेम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट PQ के लिए होगा। तो इसके लिए लिख सकता हूं मैं डेल्टा TPQ डिवाइडेड बाय 6R/5। अब इसको सॉल्व अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोगों के पास में PQ का टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, सॉरी वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इससे हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ थर्मल रेडिएशंस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उससे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, रेडिएशंस का नेचर किस तरीके से होगा, मतलब जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो किस तरीके से चेंज होगी। तो यहां पर वेन ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, किसके बीच में, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच में। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ चेंज होगी तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर में क्या चेंजेस आएंगे। तो तुम लोगों को पता है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, मतलब इमिसिव पावर अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, पर यूनिट वेवलेंथ में जो इमिसिव पावर हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, तुम लोगों को पता है। अच्छा, तो वेन ने क्या किया, बिल्कुल वैसा ही एक ऑब्जर्वेशन लिया, वैसा ही कर्व बनाया जैसा हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था। मैक्सवेल ने क्या किया था, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स में अलग अलग dN/dV मतलब स्पीड का और dN/dV का कर्व बनाया, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अलग अलग स्पीड होती है, याद है तुम लोगों को, अलग अलग स्पीड होती है उन मॉलिक्यूल्स की, तो पर यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल और स्पीड के बीच में उसने कर्व बनाया था। और हम लोगों को पता है कि वहां पर जिसने उसने टेम्परेचर बढ़ाया था वैसे वैसे मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड थी हमारे पास में वो भी बढ़ती गई थी। क्लियर है, तो अब यहां पर देखो बिल्कुल वैसा का वैसा कर्व इसने बनाया। इसने क्या किया, थर्मल रेडिएशन, हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो एक फिक्स वेवलेंथ के रेडिएशन नहीं निकलेंगे, वो बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन निकलेंगे। तो उन रेडिएशंस को जो वेवलेंथ है उसको मैंने बोल दिया 0 to infinity। वो रेडिएशन की वेवलेंथ की रेंज है 0 to infinity। ठीक है, तो इसने 0 से इन्फिनिटी वाले जो रेडिएशन है पर यूनिट एरिया से जो निकल रहे हैं, पर यूनिट टाइम में और पर यूनिट वेवलेंथ रेंज के लिए इसने जो कर्व ड्रॉ किया, तो इसने देखा कि जो रेडिएशंस वहां से निकल रहे थे पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम से, पर यूनिट वेवलेंथ के लिए, तो इसने देखा यहां पर कि भाई जो 0 वाले रेडिएशंस थे उनका नंबर बिल्कुल कम था, वो बिल्कुल 0 थे, टेंडिंग टू 0। और जो इन्फिनिटी वाले थे वो रेडिएशन, इन्फिनिटी वेवलेंथ वाले थे वो भी रेडिएशन बहुत ही कम थे। और सबसे ज्यादा जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर आई है वो इस पॉइंट पर आई है। क्लियर है, तो ये बिल्कुल वैसा ही कर्व बनता है। ये मैंने 1000 केल्विन टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, 1000 केल्विन टेम्परेचर पे जितना रेडिएशन इमिट कर रहा है उसके लिए ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो वेन ने यहां पर बताया कि अलग अलग जो रेडिएशन निकल रहे हैं उनका स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर भी क्या है, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या समझ सकते हैं कि जो इमिसिव पावर है, इस ग्राफ से इमिसिव पावर कैसे पता करें हम लोग। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम लोग इमिसिव पावर पता कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि E लैम्बडा इज इक्वल टू होता है D/d लैम्बडा। ठीक है, तो यहां पर DE की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, E लैम्बडा इंटू D लैम्बडा। मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास में इमिसिव पावर आ जाएगी।
ठीक है, तो इमिसिव पावर मतलब एरिया ऑफ कर्व, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा मतलब एरिया ऑफ दिस कर्व। क्लियर है? तो जैसा हम लोगों ने वहां पर किया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर, एरिया जो देता था वो हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स देता था, और यहां पर जो एरिया देगा वो हमें इमिसिव पावर देगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर वेवलेंथ लैम्डा के लिए बात करूं, तो वेवलेंथ लैम्डा के लिए मैंने डी लैम्डा इंटरवल देखा, तो डी लैम्डा इंटरवल में जो एरिया आ जाएगा मेरे पास में वो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया है उस एरिया को क्या लिख सकता हूं मैं, इस पर इसकी वैल्यू जो है वो ई लैम्डा है, तो यहां पर ये हाइट तो ई लैम्डा हो गई और विड्थ जो गई डी लैम्डा, तो ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, टोटल इमिसिव पावर, मतलब इतने से इंटरवल की इमिसिव पावर ये आ गई मेरे पास में। ठीक है, और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, लैम्डा को कहां से कहां तक, 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेट कर दूं, तो ये ऑब्जेक्ट की टोटल इमिसिव पावर आ जाएगी। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो टोटल इमिसिव पावर है कौन बताएगा, ये एरिया बताएगा। अब देखो जैसे जैसे मैं वेवलेंथ को 0 से इंफिनिटी तक बढ़ाता हूं, तो 0 वाली जो इमिसिव पावर है वो मेरे पास में नेग्लिजिबल है, मतलब जिसकी वेवलेंथ, जिन रेडिएशंस की वेवलेंथ मेरे पास में 0 है, मतलब इनफाइनाइट एनर्जी रेडिएशन के वो 0 है मेरे पास में, और वेवलेंथ को मैंने बढ़ाया तो वैसे वैसे वो रेडिएशंस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उन रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो 0 वाले जो रेडिएशन है, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के रेडिएशन, वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। फिर उससे थोड़ा और बढ़ाया मैंने, वेवलेंथ को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो एनर्जी कम होगी, तो थोड़ी ज्यादा वाली एनर्जी वो भी बहुत कम है, थोड़ी ज्यादा वाली एनर्जी बहुत कम है, तो सबसे ज्यादा जो रेडिएशन आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो एमिसिव पावर है वो इस वेवलेंथ के लिए आ रही है। ठीक है, ये भी इस वेवलेंथ के लिए, तो इसको मैंने बोला लैम्डा एम, मतलब मैक्सिमम जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो इस वेवलेंथ के निकल रहे हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम रेडिएशन रेडिएट हो रहे हैं, देखो बहुत ज्यादा एनर्जी के रेडिएशन भी कम है और बहुत कम एनर्जी के रेडिएशन भी कम है, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी के रेडिएशन है वो इस रेंज के हैं। ठीक है, तो ये इस टी टेम्परेचर पे, 1000 केल्विन टेम्परेचर पे इस एनर्जी रेडिएशन की वेवलेंथ आ गई लैम्डा एम। तो ये मैक्सिमम रेडिएशन, यहां का एरिया जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो रेंज है, ये जो वेवलेंथ की रेंज है, इस रेंज के रेडिएशंस ऑब्जेक्ट से मैक्सिमम निकल रहे हैं। तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि किस वेवलेंथ के रेडिएशन मैक्सिमम है। ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो हर तरह की वेवलेंथ के, 0 से लेकर इंफिनिटी तक हर तरह की, लेकिन जहां पर एरिया मैक्सिमम आ रहा है वो इमिसिव पावर मैक्सिमम, मतलब वो रेडिएशन, उस वेवलेंथ के रेडिएशन मैक्सिमम है। तो यहां लैम्डा एम के रेडिएशन मैक्सिमम है। अगर मैं इससे थोड़ा सा और वेवलेंथ बढ़ाऊं तो रेडिएशन कम होते जाएंगे, और इससे कम करूं तो भी उनका रेडिएशन कम होता जाएगा, मतलब उस तरह के रेडिएशन हमारे पास में कम हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा रेडिएशन जो निकल रहे हैं वो इस वेवलेंथ के हैं, इस रेंज के हैं। ठीक है, तो अगर हम इस बॉडी की बात करें, इस ऑब्जेक्ट की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट है, 1000 केल्विन टेम्परेचर पे ये रेडिएशन निकल रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की जो रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा एम। ठीक, ये बात हमारे समझ में आती है। मतलब अगर हम इसका एरिया देखें, एरिया ऑफ कर्व फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो ये हमें टोटल इमिसिव पावर देगा। तो टोटल इमिसिव पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई लैम्डा डी लैम्डा 0 टू इंफिनिटी, जैसे हम लोगों ने स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर के अंदर पढ़ा था ये। तो ये जो टोटल इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, टोटल इमिसिव पावर ऑफ बॉडी, ये आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, इस कर्व का जो टोटल एरिया है उससे हमारे पास में टोटल इमिसिव पावर आ जाएगी ऑब्जेक्ट की टी टेम्परेचर पे। ठीक है, टी टेम्परेचर पे। अब देखो अगर हम लोग यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, रेडिएशन इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑब्जेक्ट के रेडिएशन बढ़ जाएंगे। अच्छा, अगर रेडिएशन बढ़ जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो वेवलेंथ घट गई, घटी या नहीं गई। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ मैक्सिमम कितनी है, लैम्डा एम। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो मुझे पता है कि इमिसिव पावर बढ़ जाएगी, इमिसिव पावर बढ़ जाएगी मतलब एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा और टोटल वेवलेंथ घट जाएगी। तो ये जो कर्व है उसका जो मैक्सिमा है इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, किधर शिफ्ट हो गया ये, अब ये मैक्सिमा इधर हो गया। तो ये
मैक्सिमम इमिसिव पावर होगी। तो अगर ये हम 1500 केल्विन पे बात करें तो ये मेरे पास में आ गया 1500 केल्विन। तो ये लैम्बडा जो सबसे ज्यादा एरिया है, जब सबसे ज्यादा एरिया की जो वेवलेंथ है रही है वो लैम्बडा मैक्सिमम टू ये इधर शिफ्ट होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैसे वैसे वेवलेंथ कम होगी। अगर मैं 2000 केल्विन कर दूं तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितने टेम्परेचर पे बोला है मैंने, 2000 केल्विन पे। तो इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ और ज्यादा कम हो गई, लैम्बडा M3 बोल देता हूं मैं यहां पर। तो मैं बोल सकता हूं जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे इस कर्व का एरिया बढ़ता जा रहा है। एरिया बढ़ता जा रहा है मतलब टोटल इमिसिव पावर ऑब्जेक्ट की बढ़ती जा रही है। लेकिन जो इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही है, जो सबसे ज्यादा रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये बात हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही है रेडिएशंस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। इसकी बात हमने पहले भी की थी। ठीक है, तो बच्चों यहां पर वेन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व जो है वो वेन ने किसी ब्लैक बॉडी के लिए बनाया और इसको हम लोग बोल देते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ये जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोगों ने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ब्लैक बॉडी की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो उसकी जो एनर्जी जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किसी ठीक है, एनर्जी मतलब स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ठीक है, और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होगा, पर यूनिट वेवलेंथ के लिए जो इमिसिव पावर आ रही है, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व इसने वेवलेंथ के साथ में बनाया है। वेवलेंथ के साथ में इसको एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चीजें समझी थी। क्या समझा था कि इसका जो एरिया है वो एरिया हमें देता है टोटल एनर्जी। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो ये एरिया आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द बॉडी। मतलब इतनी वेवलेंथ को ये रेडिएट कर रहा है, मैक्सिमम जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो इस वेवलेंथ के निकल रहे हैं। अलग अलग तरह के रेडिएशन निकल रहे हैं, हम लोगों ने समझा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग तरह के रेडिएशन, शॉर्ट टू लॉन्ग वेवलेंथ, मतलब 0 से इन्फिनिटी वेवलेंथ तक के हर तरह के रेडिएशन निकल रहे हैं। ठीक, तो मैक्सिमम जो रेडिएशन है वो लैम्बडा एम के। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम लोग क्या समझ सकते हैं, कुछ कंक्लूजन है हमारे पास में। हायर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, हायर द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा इसका एरिया आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि एरिया जो है वो इमिसिव पावर को बताता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इस कर्व का वैसे वैसे इमिसिव पावर भी बढ़ेगी, तो एरिया भी इसका बढ़ता चला जाएगा। इट मीन इमिसिव मोर इमिसिव पावर एट हायर टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इमिसिव पावर बढ़ जाएगी। सेकंड कंक्लूजन क्या निकल सकता है, एनर्जी इमिटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म। टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो एनर्जी जो इमिट हो रही है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी। सही बात है, यहां पर भी एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी स्मॉल फॉर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम शॉर्ट वेवलेंथ की बात करें और लॉन्ग वेवलेंथ की बात करें तो हर एक टेम्परेचर पे शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ के लिए जो एनर्जी निकल रही है वो बहुत ही जीरो है। शॉर्ट और लॉन्ग वेवलेंथ की एनर्जी बहुत ही कम है, तो जो मीडियम में आ रहा है वो एनर्जी रेंज सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब वेवलेंथ घटती जाएगी, तो वो शॉर्ट की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल जीरो की तरफ टेंड कर रही है वेवलेंथ, वो रेडिएशन जीरो है, मतलब इनफाइनाइट एनर्जी के रेडिएशन नहीं निकल रहे, बहुत ही कम है वो। ठीक है, फॉर अ गिवन टेम्परेचर लैम्बडा एम फॉर विच ई लैम्बडा इज मैक्सिमम, मतलब ये लैम्बडा एम क्या है, वो वेवलेंथ है जिस पर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर सबसे ज्यादा है और उस तरह के रेडिएशन भी सबसे ज्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड मैक्सिमम ऑफ कर्व शिफ्टेड टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, सही बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये मैक्सिमम इमिसिव पावर की जो वेवलेंथ आ रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और इसको इधर लेके चले जाएंगे तो मैं बोल सकता हूं लैम्बडा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी, ये कांस्टेंट आ जाता है और इसे हम बोलते हैं बी को वेन्स कांस्टेंट। वेन्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी और इस लॉ से हम लोगों को यही बताया गया है। ठीक है, किस तरीके से वेवलेंथ टेम्परेचर के साथ में वेरी करती है। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स लॉ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके अंदर भी किरचॉफ्स लॉ, जैसे हमने करंट में भी पढ़ा था, एक किरचॉफ ने अलग अलग लॉ दिए थे, लेकिन इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं रेडिएशन की। तो किरचॉफ्स लॉ फॉर रेडिएशन क्या है,
किरचॉफ ने क्या बताया, इसने बोला द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर द रेडिएशन ऑफ a given wavelength is same for all substances at the same temperature and is equal to the emissive power of a perfectly black body for the same temperature and wavelength. मतलब हम ये बोल सकते हैं शॉर्ट में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर किसी टेम्परेचर टी और वेवलेंथ के लिए, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट अगर टी टेम्परेचर पे है और सबकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो उनकी एब्जॉर्प्टिव पावर, उनकी इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका जो रेशियो आ जाएगा वो इक्वल आएगा, और ये किसके इक्वल आएगा, ई ऑफ ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर एंड सेम वेवलेंथ, वो आ जाएगा हमारे पास में इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर एंड सेम वेवलेंथ, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आएगा सभी ऑब्जेक्ट के लिए, दुनिया भर में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके लिए ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर की इक्वल आ जाएगा। अच्छा, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि भाई एब्जॉर्प्टिव पावर जो है, एब्जॉर्प्टिव पावर हमारे पास में एक तरह से ऐसा भी हो गया, ई ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी है उसकी इमिसिव पावर अपॉन ई ऑफ ब्लैक बॉडी, मतलब इमिसिव पावर ऑफ बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इसको ई नॉट बोल सकता हूं। अच्छा, ये दोनों सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, ये दोनों सेम टेम्परेचर पे, तो हम लोगों ने तो ऐसा ही एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, किसके लिए पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था इमिसिव पावर के लिए, सॉरी इमिसिविटी के लिए। इमिसिविटी क्या होती है, स्मॉल ई, इमिसिविटी इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट टेम्परेचर टी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं ये जो एब्जॉर्प्टिव पावर है, ये एब्जॉर्प्टिव पावर है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो इमिसिविटी की इक्वल आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो क्वांटिटी है ये तो ई के इक्वल भी आती है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कि ए इज इक्वल टू ई। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्टिव पावर होती है उतनी ज्यादा उसकी इमिसिविटी होती है, मतलब ए इज इक्वल टू ई। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रेडिएटर। बोल सकते हैं कि जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही ज्यादा रेडिएट करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, ठीक है। जितना ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बर होगा उतना ही ज्यादा अच्छा इमिटर भी होगा। और हम लोग बोल सकते हैं बेड एब्जॉर्बर्स आर बेड इमिटर, है ना। अगर बुरा एब्जॉर्बर है तो वो बुरा इमिटर भी होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा इमिट करेगा। एब्जॉर्ब करेगा लो टेम्परेचर पे, इमिट करेगा हाई टेम्परेचर पे। तो ये एब्जॉर्बर की बात कर रहे हैं, ये लो टेम्परेचर पे हो रहा है, और इमिटर की बात कर रहे हैं, ये हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा वो इमिट करेगा। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, ये ब्लैक बॉडी के लिए भी बात हो रही है और सभी ऑब्जेक्ट के लिए भी बात हो रही है। ब्लैक बॉडी के लिए ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि अगर हम ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं तो यहां भी ई ऑफ ब्लैक बॉडी आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया और ई इज इक्वल टू भी 1 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी के लिए यहां पर बोल सकते हैं 4 ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए तो हम लोगों को पता है ना, ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसके लिए ई इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन में क्या है, सोलर रेडिएशन इज फाउंड टू हैव एन इंटेंसिटी। एक सोलर रेडिएशन आ रहे हैं हमारे पास में मैक्सिमम नियर द वेवलेंथ। देखो एक सन है सोलर रेडिएशन से, और सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी मतलब हम लोग बोल सकते हैं इमिसिव पावर जो है उसकी मैक्सिमम जो वेवलेंथ की रेंज आ रही है वो 470 आ रही है एनएम।
अज्यूमिंग द सरफेस ऑफ द सन टू बी परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है मतलब ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है, और हम लोगों को पता है कि किरचॉफ्स लॉ से A इज इक्वल टू ई होता है, तो A इज इक्वल टू 1 है तो E इज इक्वल टू V1 होगा। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सोलर सरफेस। तो ये समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग बोल सकते हैं A इज इक्वल टू 1 है तो E इज इक्वल टू 1 भी होगा, मतलब जितने ज्यादा ये रेडिएशन इमिट कर रहा है उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। अगर ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम लोग यहां पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लैक बॉडी के लिए था। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। क्लियर है, क्योंकि हम लोगों को क्या पता करना है, टेम्परेचर पता करना है, और ये मैक्सिमम वेवलेंथ यहां पर दी हुई है। तो देखो इसने इंटेंसिटी बोला, इंटेंसिटी मतलब इमिसिव पावर। ठीक है, तो यहां पर लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी हो गया मेरे पास में। तो टेम्परेचर आ जाएगा, बी की वैल्यू हमें पता है 0.282 सेंटीमीटर इंटू कैलविन, और लैम्डा की वैल्यू जो है 470 एनएम है, तो 470 इंटू 10 टू दी पावर -7 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से मेरे पास में यहां पर टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हम स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, और आईआईटी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम इसी लॉ पर आते हैं, इस चैप्टर के अंदर से। ठीक है, तो कंडक्शन के अलग है, लेकिन अगर इस रेडिएशन से आएगा तो रेडिएशन के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये लॉ क्या बोलता है हमसे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम एन एरिया ए ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए बता रहा है ये, अगर ए एरिया से जो एनर्जी पर यूनिट टाइम रेडिएट हो रही है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, वो होगी हमारे पास में टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, और ए एरिया से रेडिएट हो रही है तो यहां पर ए एरिया की बात करनी पड़ेगी। हम लोग वहां पर जो इमिसिव पावर की बात करते थे वो इमिसिव पावर होती थी यूनिट एरिया से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जी ए एरिया से, तो यूनिट एरिया से जो हो रही है टी रेज़ टू पावर 4 हो गया, तो ए एरिया से होगी तो ए इंटू टी रेज़ टू पावर 4 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी इमिटेड या रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट टाइम dq अपॉन dt, और इसको u बोल देता हूं मैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू टी रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो यहां पर सिग्मा a टी रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। तो ये किसके लिए आया हमारे पास में, फॉर ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा की बात कर रहे हैं, तो ये सिग्मा क्या होता है, स्टीफन्स कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास में, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा क्या हो गया, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, याद रखना 5.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। ये तो हम लोगों ने ब्लैक बॉडी के लिए देख लिया। ठीक है, अगर कोई भी जनरल बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि ब्लैक बॉडी और जनरल बॉडी के लिए इमिसिव पावर का रिलेशन हम लोगों को पता है। तो देखते हैं उसको आगे। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर बात की ब्लैक बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी के लिए हमारे पास में एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम जो है वो आ जाएगा सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4। लेकिन अगर हम लोग बात करें कोई भी जनरल बॉडी है, वो ब्लैक बॉडी नहीं है, ठीक है, उसके लिए अगर हम एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में। तो देखो अगर कोई भी बॉडी है जनरल बॉडी, उसके लिए ए इज इक्वल टू ई होगा या नहीं होगा। अगर हम ब्लैक बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू 1 होती है, लेकिन इसके लिए ए की वैल्यू जो होगी 1 से कम होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, और ए की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं जो ई होता है हमारे पास में, वो रेशियो होता है ई ऑफ बॉडी अपॉन ई नॉट ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसका रेशियो हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट लिए, जनरल ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो वो हो जाएगा ई टाइम्स ऑफ ई नॉट, मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम फॉर अ जनरल बॉडी, मैं उसको यू बोल देता हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास में ई सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर
4 और इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो T है और एरिया A है। तो किसी भी जनरल ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास में एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम आ गया E सिग्मा A इंटू टी रेज़ टू पावर 4। अब देखो ये तो हमारे पास में जो आया है वो एक एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट के लिए आया है, एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर T और एरिया A, मतलब इसका सराउंडिंग नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट केवल अकेला है और अकेला है तो ये केवल और केवल रेडिएट कर रहा है, समझ रहे हो, इसका सराउंडिंग नहीं है। लेकिन अगर मान लो इसका सराउंडिंग होता और सराउंडिंग का टेम्परेचर T नोट होता, ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर बोले इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू T नोट, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर T नोट होता तो ये क्या करता है यहां पर, तो ये रेडिएट भी करता है क्योंकि इसका टेम्परेचर T है, तो ये T टेम्परेचर के कारण ये रेडिएट भी करता। और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर T नोट है तो T नोट के टेम्परेचर जो है उसके कारण ये एब्जॉर्ब भी करता क्योंकि सराउंडिंग से रेडिएशन भी आते हैं। तो अगर हम बात करें कि नेट हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, अगर हम देखें इस कंडीशन में नेट हीट या फिर नेट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, U इज इक्वल टू हो जाएगा U रेडिएटेड माइनस U एब्जॉर्ब। रेडिएट भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, खोया पाया दोनों का डिफरेंस, तो नेट खोया हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास में U इज इक्वल टू यू आर माइनस यू ए। अगर रेडिएटेड की बात करें तो रेडिएटेड तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब एब्जॉर्ब की बात करें तो एब्जॉर्ब के लिए अगर हम लोग देखें, हमें पता है A इज इक्वल टू ई होता है या नहीं होता, और A इज इक्वल टू ई होता है तो जितना रेडिएट कर रहा है अगर T नोट टेम्परेचर है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं U इज इक्वल टू, रेडिएट के लिए तो आ जाएगा E सिग्मा A टी रेज़ टू पावर 4 माइनस, अब एब्जॉर्ब के लिए आ जाएगा हमारे पास में A इज इक्वल टू ई होता है तो E सिग्मा A टी नॉट पावर 4, ठीक है, ये एब्जॉर्ब के लिए आ गया। तो नेट हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम आ जाएगा इस केस में हमारे पास में E सिग्मा A टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, ये आ गया हमारे पास में नेट हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने स्टेफन्स बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ लिया है, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर T है तो रेट ऑफ रेडिएशन जो होगी हमारे पास में, रेट ऑफ रेडिएटेड ऑफ एनर्जी जो है डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेज़ टू पावर 4। लेकिन अगर हम बात करें कि सराउंडिंग का भी टेम्परेचर Ts है तो वहां पर आ जाता है हमारे पास में सिग्मा ई ए टी रेज़ टू पावर 4 माइनस Ts पावर 4, ठीक है, नेट हीट रेडिएटेड। अब देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बोला है कि एक बॉडी है जो ब्लैक बॉडी नहीं है क्योंकि उसकी इमिसिविटी 0.75 है, सरफेस एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है। इसको हमने एक स्मॉल रूम में रखा है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। बोला है कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू ऑफ पावर इमिटेड बाय द बॉडी। तो देखो हम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम लोगों को दिया है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमें 227 डिग्री सेल्सियस दिया है और सराउंडिंग का टेम्परेचर हम लोगों को 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। तो इनका जो टेम्परेचर है उसको हम कैल्विन में कन्वर्ट करें तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में 300 कैल्विन और ये हो जाएगा हमारे पास में 500 कैल्विन। अब देखो रेट ऑफ हीट रेडिएटेड मतलब पावर, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पावर ही होती है, पावर इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा हमारे पास में। तो ये डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में सिग्मा ई ए टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, ठीक है। अब देखो हमें पावर पता करनी, इससे पावर रेडिएटेड, तो सिग्मा की वैल्यू हम लोगों को पता है 5.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 इंटू ई की वैल्यू हम लोगों को पता है 0.75, 0.75 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं, 0.75 भी लिख देते हैं, इंटू सरफेस एरिया हो गया हमारे पास में 300 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे हम इसको। अब देखो यहाँ पर जो टेम्परेचर है लिख सकता हूं मैं यहाँ पर T, तो 500 होल पावर 4 माइनस 300 होल पावर 4। तो इस तरीके से हमारे पास में जो पावर आएगी वो वोट के अंदर
आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे एक टेम्परेचर जब इसका रेडिएशन की जो वेवलेंथ थी वो 20,000 एंगस्ट्रॉम थी, तो इसका रेट ऑफ हीट रेडिएशन जो था वो 16 था। जब आगे हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके वेवलेंथ जो होगी रेडिएशन की वो 10,000 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तब हमें बताना है कि एनर्जी रेडिएटेड कितनी होगी। चलो देखते हैं। हम लोगों को पता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट से, वेन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व से हमें पता है कि टेम्परेचर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों टेम्परेचर का रेशियो देखें तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा हमारे पास में। क्लियर है, टेम्परेचर का रेशियो आ गया है हमारे पास में। अब देखो हीट रेडिएटेड पर सेकेंड जो होगा हमारे पास में U1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, क्योंकि ये आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट की बात की है, यहां पर सराउंडिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो हमारे पास में U इज डायरेक्ट सिग्मा EA T⁴ हो जाएगा हमारे पास में। U इज इक्वल टू सिग्मा EA T⁴। तो ये जो बॉडी है इसके अलग अलग टेम्परेचर की बात की है, तो सिग्मा EA तो सेम रहेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा तो U चेंज हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 होल पावर 4। अब हम लोगों को वेवलेंथ का रेशियो दिया हुआ है T1 अपॉन T2 लैम्डा 2 अपॉन, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ये आ गया हमारे पास में U1 अपॉन U2। अब U1 हम लोगों को पता है तो U2 आ जाएगा हमारे पास में इजीली, तो ये हो जाएगा U2 इज इक्वल टू U1 है 16 इंटू 2 पावर 4 जूल -2 सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, स्टीफन्स लॉ हमने पढ़ लिया था अभी, अब हम लोग उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। अब उसी का एक मान लो इसी को यूज करते हुए न्यूटन ने ये बताया है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से कम है तो उसकी कूलिंग होगी। ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है तो उसकी क्या होगी, हीटिंग होगी। हमें पता है बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से ज्यादा है तो बाहर से हीट अंदर आएगी, और अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर का कम है तो अंदर से बाहर जाएगी। तो हम यहां पर अगर देखें सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट सराउंडिंग में हीट रेडिएट करेगा, और हमें पता है कि हीट रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, और एक बार किसी एक टेम्परेचर पर जाकर हीट रेडिएशन रुक जाएगा। उसे हम बोलेंगे कि जब टेम्परेचर सराउंडिंग का और ऑब्जेक्ट का इक्वल हो जाएगा, मतलब वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, अब ऑब्जेक्ट हीट रेडिएट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में रखा है, उसकी जो कूलिंग होगी उसका टेम्परेचर किस रेट से डिक्रीज होगा। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग मतलब टेम्परेचर किस रेट से डिक्रीज होगा वो न्यूटन ने बताया है। तो न्यूटन ने क्या बोला है कि फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, अगर मान लो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बताने जा रहा हूं ये कब एप्लीकेबल होगा, अगर ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम है। बहुत कम मतलब टेम्परेचर डिफरेंस रफली 35 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो ये एप्लीकेबल होगा। फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, द रेट ऑफ कूलिंग मतलब जिस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, dθ/dt ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट जल्दी कूलिंग होगा, है ना, और टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो धीरे धीरे कूलिंग होगी। ठीक है, डिफरेंस एंड द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड, और जितना ज्यादा एरिया एक्सपोज्ड होगा उतनी जल्दी कूलिंग होगी, और जितना कम एरिया एक्सपोज होगा उतना ही देर से उसकी कूलिंग होगी। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं dθ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस θ0 टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं dθ/dt इज इक्वल टू -k। अब देखो ये माइनस जो आया है वो टेम्परेचर डिक्रीज होने के लिए आया है, क्योंकि यहां पर dθ/dt जो है कूलिंग के लिए है। कूलिंग मतलब कंटिन्यूसली टाइम के साथ में टेम्परेचर घट रहा है, तो -k थीटा माइनस θ0। ठीक है, अब देखो यहां पर सरफेस एरिया एक्सपोज्ड भी आ रहा है, तो ये जो एरिया है इस कांस्टेंट के अंदर आ गया। अब ध्यान देना न्यूटन ने ये जो प्रूफ किया है, ये फॉर्मूला जो प्रूफ किया है वो स्टीफन्स लॉ को यूज करते हुए प्रूफ किया है। हम लोग अभी देखेंगे इसका प्रूफ। ठीक है, तो इसने स्टीफन्स लॉ को यूज करते हुए
किया था। तो अगर स्टीफन्स लॉ का यूज करें तो जो डी थीटा अपॉन डी टी रेट ऑफ कूलिंग की बात आती है वो आ जाती है हमारे पास में k इज इक्वल टू 4 सिग्मा ई थीटा नॉट पावर 3। थीटा नॉट क्या, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, अपॉन m इंटू सी क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये मास हो गया ऑब्जेक्ट का इंटू एरिया। ठीक है, तो ये एरिया एक्सपोज्ड हो गया हमारे पास में जहां से हीट बाहर निकल रही है। तो ये रेट ऑफ कूलिंग होता है हमारे पास में। इसकी हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितने टाइम के बाद में कितना हो जाएगा, वो अब हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग रेट ऑफ कूलिंग जो है डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नोट है। अच्छा चलो हम लोग एक एक्सप्रेशन यहाँ पर डिराइव करते हैं। क्या है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, इस ऑब्जेक्ट का में सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नोट था, और इसका जो ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर, थीटा में इसका टेम्परेचर मान रहा हूं, और इसका इनिशियल टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास में थीटा इनिशियल है। हमें बताना है टेम्परेचर आफ्टर टी टाइम, फाइंड टेम्परेचर आफ्टर टाइम टी, फाइनल टेम्परेचर हम लोगों को बताना है। तो देखो यहां पर क्या होगा, हम लोग यहां पर बोल सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग जो है ये तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये थीटा माइनस थीटा नोट इन दोनों के डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है। तो इन दोनों की जो रेट ऑफ कूलिंग है वो कांस्टेंट नहीं है। कैसे, क्योंकि यहां पर थीटा है कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। थीटा अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है तो डी थीटा अपॉन डी टी भी रेट भी जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। तो अब हम लोगों को टी टाइम के बाद में टेम्परेचर पता करना है, तो ये वेरिएबल क्वांटिटी हो गई, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे, हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, और ये जो हमारे पास में थीटा माइनस थीटा नोट है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, थीटा माइनस थीटा नोट। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब देखो t इज इक्वल टू 0 पर हम लोग लिख सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर थीटा इनिशियल था, और t इज इक्वल टू टी पर थीटा फाइनल हो गया। अभी हम लोगों को ये थीटा फाइनल टी टाइम के बाद में इसका टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो चुका है वो पता करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 अपॉन ए एक्स माइनस बी, तो इसका हो जाएगा हमारे पास में एल एन थीटा माइनस थीटा नोट, और लिमिट थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, और ये हो जाएगा माइनस के इंटू टी। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो ये एल एन लिमिट पुट कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा मेरे पास में एल एन थीटा फाइनल माइनस थीटा नोट अपॉन थीटा इनिशियल माइनस थीटा नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब मुझे थीटा फाइनल चाहिए तो थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको एल एन को एंटीलॉग लूंगा, तो ये लिख सकते हैं एल फाइनल माइनस थीटा फाइनल माइनस थीटा नोट थीटा इनिशियल माइनस थीटा नोट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के टी। ठीक है, अब इस टर्म को इधर लेके चले जाएंगे तो मेरे पास में फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा थीटा नॉट प्लस थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी। तो ये जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर जो है ऑब्जेक्ट का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। और अगर हम लोगों को ग्राफ बनाना है टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, तो t इज इक्वल टू 0 पर इसका जो टेम्परेचर है वो थीटा इनिशियल है, और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, और इसका जो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा वो थीटा नोट आ जाएगा, क्योंकि जब थीटा इनिशियल इज इक्वल जब यहां पर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, थीटा नोट। हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो थीटा नोट टेम्परेचर पे रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर थीटा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नोट है, तो वो कब तक हीट रेडिएट करता रहेगा, जब तक सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए। तो इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा नोट हो जाएगा। और ये जो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस तरीके से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो थीटा और टी के बीच में हमारे पास में ग्राफ आ गया है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें समझते हैं कि हमारे पास में जो ये एक्सप्रेशन आया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का वो किस तरीके से आता है, चलो देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो प्रूफ है विद द हेल्प ऑफ स्टीफन्स लॉ। ठीक है, तो देखो हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, जनरल ऑब्जेक्ट है, और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है थीटा है, स्टीफन्स कांस्टेंट जो है वो हमारे पास में सिग्मा है। चलो कोई बात नहीं, वो तो कांस्टेंट है ही। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर
ये हमारे पास में इसका एरिया, सरफेस एरिया ए और मास m हो गया, और इसका जो इमिसिविटी E है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वो क्या है, इसकी S है। तो अगर इसका टेम्परेचर थीटा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इससे जो हीट रेडिएट हो रही है पर सेकेंड, डी क्यू अपॉन डी टी। तो जो डी क्यू अपॉन डी टी है उसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में स्टीफन्स लॉ से, सिग्मा ई ए थीटा पावर 4 माइनस थीटा नॉट पावर 4। क्लियर है? ये जो कंसेप्ट है, जो डेरिवेशन बता रहा हूं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास में। उन क्वेश्चंस में जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल नहीं होता, वहां पर कि टी टाइम के बाद में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, वो पता लगाने के लिए, मतलब रेट ऑफ कूलिंग पता लगाने के लिए हम लोगों को ये मेथड यूज करना पड़ता है। तो देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट है, तो ये इस रेट से हीट लूज कर रहा है, इस रेट से हीट रेडिएट कर रहा है। अब मुझे पता है, अगर मान लो dt टाइम में dq हीट गई, ठीक है, dt टाइम में कितनी हीट गई, dq हीट गई, तो अगर dq हीट गई तो इसका टेम्परेचर थीटा से कितना हो जाएगा हमारे पास में, इनिशियल तो थीटा था और फाइनल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस डी थीटा। ठीक है, तो जो डेल्टा थीटा आ जाएगा हमारे पास में, तो dq इज इक्वल टू ms, डेल्टा थीटा बोलते हैं हम लोग, स्मॉल टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसकी वजह से स्मॉल हीट गई, या स्मॉल हीट गई उसकी वजह से टेम्परेचर स्मॉल चेंज हुआ dt, और फाइनल जो है वो कम है इनिशियल से, तो जो हीट जाएगी उसको हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे। तो अगर dq हीट जाती है तो इसका टेम्परेचर डी थीटा से डिक्रीज हो जाता है, बहुत ही कम चेंज हुआ, तो हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू माइनस ms इंटू dt। अब इस dq की वैल्यू यहां पर पुट करें हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस ms डी थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा ई ए थीटा पावर 4 माइनस थीटा नॉट पावर 4। तो मेरे पास में डी थीटा अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है माइनस ई ए अपॉन एम एस थीटा पावर 4 माइनस थीटा नॉट पावर 4। ये तो कब लगेगा, ये हमेशा लगेगा, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहां पर मैंने कोई भी अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया है। ठीक है, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। अब देखो, मैं क्या करता हूं, यहां से थीटा नॉट पावर 4 को कॉमन लेके बाहर लेके आ जाता हूं। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ई ए थीटा नॉट पावर 4 अपॉन एम एस। तो ये हो जाएगा मेरे पास में थीटा अपॉन थीटा नॉट होल पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं, इसके अंदर ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर प्लस माइनस 1 कर देता हूं, तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं डी थीटा अपॉन डी टी रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ई ए थीटा नॉट पावर 4 अपॉन एम एस। और इसको मैं लिख सकता हूं थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा नॉट प्लस 1 होल पावर 4 माइनस 1। ये समझ गए होंगे, मैंने इस ब्रैकेट के अंदर प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया, तो माइनस 1 किया, एलसीएम लेने पर थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा नॉट पावर 4 आ गया। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि थीटा माइनस थीटा नॉट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस। अभी भी मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, क्या बात करते हैं हम लोग, अगर हम यहां पर बात करें इफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, अगर बहुत ही कम है, तो हम लोग लगा सकते हैं यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स होल पावर n है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो ये 4 जो है आगे आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ई ए थीटा नॉट पावर 4 अपॉन एम एस, और ये पावर आगे आ जाएगी, तो लिख सकते हैं हम लोग थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा नॉट प्लस 1, और 4 बाहर 4 यहां आ गया, माइनस 1। ठीक है, तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में ये जो रेट ऑफ कूलिंग है ये आ गया है डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस, अच्छा थीटा नॉट से ये कैंसिल होगा तो 4 सिग्मा ई ए थीटा नॉट क्यूब अपॉन एम एस थीटा माइनस थीटा नॉट। तो ये हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को स्टीफन्स लॉ से प्रूफ कर दिया है। ठीक है, और इसको हम लोग बोल देते हैं के, ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, तो ये के हो जाएगा।
ठीक है, अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो किस किस पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया पर। जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया ज्यादा है और जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम है, तो जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसकी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी। टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट हैं, सभी के लिए सिग्मा ई मास स्पेसिफिक हीट इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, फ्लैट है, तो जो ऑब्जेक्ट फ्लैट होते हैं उनकी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होती है, ये याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर हम बात करें, अगर हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है, दोनों का मास इक्वल है, स्पेसिफिक हीट इक्वल है, ई की वैल्यू भी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, सरफेस एरिया भी इक्वल है, तो जिसकी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी वो होगा होलो स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर की रेट ऑफ कूलिंग कम होती है, ये याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाने के लिए हमें इसकी कुछ लिमिटेशंस का पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लॉ एप्लीकेबल कर रहे हो तो उसकी लिमिटेशंस जरूर होती है ना। तो इसकी भी लिमिटेशंस हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो क्या लिमिटेशंस इसकी, कब हम इसको लगा सकते हैं? तो डिफरेंस इन बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग मस्ट बी स्मॉल। ये बात तो हम लोग स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए। दूसरी बात, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी शुड बी बाय रेडिएशन, मतलब ऑब्जेक्ट से जो हीट का लॉस हो रहा है वो रेडिएशन के थ्रू ही होना चाहिए, और कोई भी मेथड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर रेट ऑफ डिक्रीज जो हो जाएगा वो अलग अलग मोड से होने लग जाएगा, तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे फिर। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि जो रेडिएशन के थ्रू है उसी के थ्रू हीट लॉस हो रहा है, तभी हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल कर पाएंगे। नेक्स्ट है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द बॉडी। तो हम लोगों ने देखो थीटा नॉट जो है उसको कांस्टेंट माना है, थीटा नॉट को कांस्टेंट माना है। ऐसा नहीं है कि भाई ऑब्जेक्ट ने हीट लूज की तो उससे सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बदल गया, ऐसा नहीं है। सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तभी तुम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को एप्लीकेबल कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात कर रहे थे, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उसकी बात करते हैं। चलो, हम लोगों को पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट होता है, और हमें पता है जैसे जैसे कूलिंग होगी तो थीटा कंटिन्यूसली चेंज होगा। और हम लोगों से बोला है कि ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल टेम्परेचर है, टी इज इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर अगर थीटा इनिशियल है और टी इज इक्वल टू टी पर टेम्परेचर थीटा फाइनल है, ये हमसे बोला है। ठीक है, तो हम लोगों को पता करना है कि ये जो टी टाइम के बाद में कितना टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तुमसे बोल दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अभी कुछ है और तुम्हें बताना है 10 मिनट के बाद में टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो मतलब फाइनल टेम्परेचर तुम लोगों को पता करना है। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करके हम लोगों ने देखा था, तो थीटा फाइनल इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी, ये आया था। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर अगर तुम लोगों को के की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, थीटा नॉट पता है, थीटा इनिशियल पता है, तो टी टाइम के बाद में फाइनल टेम्परेचर भी आ जाएगा। लेकिन इसमें समस्या क्या है, क्या समस्या है, देखो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी, ये दिक्कत आएगी। ठीक है, इससे आंसर हमारा एग्जैक्ट आएगा कि भाई टी टाइम के बाद में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा, कहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में समस्या आएगी इसको सॉल्व करने की। तो हम लोग इस चीज से बचने के लिए इसका एक अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम लोगों को एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, अगर हम लोगों को चाहिए कि भाई एक अंदाजा लग जाए हम लोगों को कि भाई किस रेंज में आएगा, तो वो रेंज पता करने के लिए हम लोग एक अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का उसकी बात करेंगे। तो ध्यान रखना, ये जो अप्रोक्सीमेट मेथड है कब कब लगता है, अगर मान लो तुम्हें टी टाइम के बाद में टेम्परेचर पता करना है, या फिर तुमसे बोल दिया जाए, तुमसे घुमा फिरा कर बात की जाएगी। कैसे, हम लोगों को के की वैल्यू नहीं दी जाएगी, हम लोगों से बोला जाएगा कि भाई एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 10 मिनट में 100 से 80 हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 10 मिनट में 100 से 80 हो जाता है, तो बताओ नेक्स्ट 10 मिनट में कितना डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके अंदर हम लोगों को के की वैल्यू नहीं देंगे, तो हम लोगों को क्या करना है, 100 से 80 होगा, तो 100 और 80 पुट करके पहले तो के पता करो, समझ रहे हो, के पता करके फिर से ये फॉर्मूला लगाओ, फिर नेक्स्ट 80 से 60 होने में कितना टाइम लगेगा ऐसा पूछ लिया जाए,
तो वो पता करने के लिए फिर हमें दोबारा इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो ऐसी सारी समस्या से बचने के लिए एक अप्रोक्सीमेट आंसर के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड यहां पर यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं कि एवरेज रेट ऑफ कूलिंग। भाई एक इसकी एवरेज क्या आएगा, एक एवरेज जो आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि सब चेंज हो रहा है यहां पर, तो एवरेज रेट ऑफ कूलिंग डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के। अब देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट का यहां पर थीटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ कूलिंग भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, एक कांस्टेंट रेट हमने मान ली कि ऑन एन एवरेज किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। ये हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं। अच्छा, डी थीटा अपॉन डी टी को डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं ना, और डेल्टा थीटा तो हम लोगों को पता है, ठीक है। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के एवरेज ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। और ये एवरेज ऑफ थीटा क्या है, एवरेज ऑफ थीटा है हमारे पास में थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो मेथड है इससे हम लोग एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने से बच जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर समझेंगे कि दोनों को यूज करने पर, भाई इसको यूज करने पर क्या फायदा होता है और इसको यूज करने पर और ज्यादा हम लोगों को जो फायदा मिल रहा है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं इसको। तो बच्चों जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने बोला था कि भाई एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं हम लोग, और एक जो मेथड था हमारे पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में इंटीग्रेशन के बाद में जो फाइनल टेम्परेचर आया था उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में उसी तरीके से एक क्वेश्चन है, बोला है कि अ बॉडी एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस इज कैप्ड इन सराउंडिंग ऑफ कांस्टेंट 20 डिग्री सेल्सियस। इट इज ऑब्जर्व दैट इट्स टेम्परेचर फोर्स टू 35 डिग्री इन 10 मिनट्स। फाइंड हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक फॉर द बॉडी टू अटेन अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों को बोला है कि 40 है ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग का 20 है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर 40 से 35 हो जाता है 10 मिनट्स में। हम लोगों को बताना है कि नेक्स्ट 35 से 30 कितने टाइम में होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई देखो 40 से 35 हो रहा है 10 मिनट में, तो 35 से 30 भी 10 मिनट में ही होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग नहीं बोल सकते कि भाई टाइम इतना होगा, हो सकता है ज्यादा टाइम भी ले ले, हो सकता है ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा ही लेगा, है ना, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि रेट ऑफ कूलिंग जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे कम होती जाएगी, ठीक है, तो ज्यादा टाइम लेगा। तो हम लोगों को ये पता करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास में दो मेथड है। क्या क्या मेथड है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, थीटा फाइनल इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी। तो हम लोगों को यहां पर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वरना सेकंड केस के लिए हम लोग के की वैल्यू पुट करते, टी की वैल्यू हमारे पास में आ जाती, क्योंकि थीटा फाइनल भी दिया है और थीटा इनिशियल भी दिया है। तो हम लोगों को क्या पता करना पड़ेगा, जो इनिशियल जो इंफॉर्मेशन है कि भाई इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, थीटा नॉट तो 20 है, और इनिशियल इसका 40 डिग्री सेल्सियस था और फाइनल इसका 35 था, और टाइम भी हमें पता है, तो हम लोग के की वैल्यू पता कर लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं पहले, अगर हम लोग इसमें लगाएं तो फाइनल किसके लिए बात कर रहे हैं, 40 से 35 होने के लिए। तो 40 से 35 होने के लिए हम लोग के की वैल्यू पता कर रहे हैं। सराउंडिंग का 20 है प्लस थीटा इनिशियल, थीटा इनिशियल कितना है हमारे पास में 40 माइनस 20 ई रेस टू पावर माइनस के इंटू टी की वैल्यू हमारे पास में है 10 मिनट्स। क्लियर है, सेकंड में भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को तो एक इस तरीके से आंसर निकालना है कि दूसरी इक्वेशन में पुट करते हम लोग उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में 20 इधर गया तो ये तो हो जाएगा 15, और ये 20 होगा डिनोमिनेटर में 20, मतलब हो गया मेरे पास में 3/4 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के इंटू 10 मिनट्स, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटी लॉग ले लेंगे, तो ln इसको लिख सकता हूं मैं 4/3 इज इक्वल टू ln 4/3 इज इक्वल टू के, और 10 मिनट 1/10 मिनट, ये यहां चला गया। तो मेरे पास में के की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर से सेम इक्वेशन लगाऊंगा, और उसके अंदर मुझे के की वैल्यू मिल चुकी है। तो बहुत इजीली हम लोग यहां पर टाइम पता कर सकते हैं, ठीक है।
ई रेस टू पावर माइनस के टी, और जो टाइम आएगा वो मिनट में आ जाएगा क्योंकि यहां भी मैंने मिनट में यूज किया है। तो देखो थीटा फाइनल कितना करना है अब हम लोगों को 30। अब किसके लिए कर रहे हैं 35 से 30 होने में टाइम पता करना है, और थीटा नोट कितना है 20 है, प्लस थीटा इनिशियल 35 माइनस थीटा नोट कितना है हमारे पास में 20 ई रेस टू पावर माइनस के इंटू टी। के की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इधर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 15, 10 डिवाइडेड बाई 15 मतलब 2/3, 10 डिवाइडेड बाई 15 2/3 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के टी ln 3/2, एंटी लॉग ले लेते हैं, इज इक्वल टू लॉग ले लेते हैं इसमें, है ना, इज इक्वल टू के की वैल्यू हम लोग पता कर चुके हैं 1/10 ln 4/3 इंटू टी। तो मेरे पास में यहां पर टी की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन ध्यान रखना हम लोगों को यहां पर लॉग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बात तो ही हमारे पास में जो एग्जैक्ट मेथड है, एग्जैक्ट मेथड इस तरीके से लगाते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अप्रोक्सीमेट मेथड की। अप्रोक्सीमेट मेथड देखने के लिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेथड की हम लोग यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों इसी क्वेश्चन को हम लोग अब अप्रोक्सीमेट मेथड से सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, हम लोगों को पहले क्या करना है, के पता करना है, वैसा ही जैसे हमने लोगों ने अभी फर्स्ट मेथड से किया। 42 35 के लिए हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता है एवरेज रेट ऑफ कूलिंग डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के एवरेज थीटा माइनस थीटा नोट, ये लगाएंगे। अब देखो थीटा डेल्टा थीटा तो कितना हो गया 40 माइनस 30 है ना, और माइनस माइनस इधर से चला जाएगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 35 माइनस 40 डिवाइडेड बाय टाइम 10 मिनट इज इक्वल टू माइनस के। अब यहां पर एवरेज कितना हो जाएगा, तो हम लोगों को इसका एवरेज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा 40 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा नोट। ठीक है, और थीटा नोट की तो वैल्यू पता है ना हम लोगों को, कितनी है 20। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो आ जाएगा मेरे पास में माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू के। और ये कितना हो गया भाई, देखो एलसीएम लिया हमने 35/2, 35/2 हो गया, ये हो गया 35/2। तो के की वैल्यू मेरे पास में आ गई 1/35। ठीक, तो के की वैल्यू हम लोगों को यहां पर पता लग गई। अब हम लोगों को पता करना है नेक्स्ट ऑफ 35 से 30 होने में कितना टाइम लगेगा, 35 से 30 करना है। तो फिर से वही एवरेज रेट ऑफ कूलिंग हम लोग लगाएंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के एवरेज थीटा माइनस थीटा नॉट। तो देखो अब फिर से लिखते हैं 30 माइनस 35 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू 1/35 हमारे पास में आ चुका है, और यहां पर एवरेज थीटा कितना हो जाएगा 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस 20। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये जो डिफरेंस जो जाएगा -5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 5/t इज इक्वल टू 1/35। ये हम लोग एलसीएम ले लें तो ये 40 हो जाएगा, तो 40 माइनस 10 तो 25/2 यहां पर मेरे पास में आ चुका है। तो यहां पर जो टाइम आ रहा है मेरे पास में वो टाइम आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 5 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जेई 2004 में आया हुआ है, बोला है कि एक फर्नेस से जिसका टेम्परेचर T1 है वो एक रॉड के थ्रू सराउंडिंग एक रॉड के थ्रू कनेक्टेड है, या एक रॉड जो है फर्नेस से कनेक्टेड है, और जो रॉड है वो इंसुलेटेड है सरफेस पर, उसका जो दूसरा एंड है वो सराउंडिंग में एक्सपोज्ड है। ठीक है, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रॉड का ए दिया है, कंडक्टिविटी के दी है, और एमिसिविटी ई दी है। ठीक है, और ये दिया है हमसे इसका जो रॉड का जो एंड है दूसरा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है, और ये टेम्परेचर कितना है T2, और T2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम है। तो T2 इज इक्वल टू दिया है Ts प्लस डेल्टा टी। अब देखो हम लोगों को पता करना है इफ डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस Ts देन फाइंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हम लोगों को रिलेशन निकालना है डेल्टा टी और T1 और T1 माइनस Ts में। ठीक है, तो देखो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है तो इधर से जो कंटिन्यूसली हीट फ्लो कर रही है वो सीधी की सीधे बाहर जा रही है, क्योंकि देखो इसकी अगर कूलिंग होती, इसकी अलग अगर कूलिंग होती तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं बना होता। और ये तो हमें पता है अगर इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है
तो ये कंटिन्यूसली हीट रेडिएट कर रहा है, तो कंटिन्यूसली जितनी हीट ये रेडिएट कर रहा है उतनी हीट अगर इधर से मिलती रहे तो इसका टेम्परेचर T2 कांस्टेंट बना हुआ रह सकता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू हीट गेन, और हीट यहां से मिल रही है तो हम लोग लिख सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन के इज इक्वल टू जितनी हीट रेडिएट कर रहा है, तो हीट रेडिएट कर रहा है सिग्मा EA T2 पावर 4 माइनस TS पावर 4। ये बात क्लियर है। अब ऐसा कर सकते हैं, ए से ए कैंसिल हो गया। अब देखो T2 की वैल्यू पुट करते हैं वहां से, तो T2 की वैल्यू इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं तो T2 की वैल्यू हो जाएगी TS प्लस डेल्टा T। ठीक है, अच्छा यहां पर हम लोग हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर लिखेंगे, T1 माइनस T2 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में T1 माइनस TS माइनस डेल्टा T। ठीक है, ये हो जाएगा T2 की वैल्यू पुट की हमने अपॉन L इंटू के इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा E। यहां भी T2 की वैल्यू, अच्छा TS को कॉमन ले लेते हैं, TS पावर 4 को, तो TS पावर 4 कॉमन आ गया और लिख सकते हैं T2 अपॉन TS माइनस 1। ठीक है, तो T2 की वैल्यू वहां से पुट की हमने, तो TS प्लस डेल्टा T डिवाइडेड बाई TS होल पावर 4 माइनस 1, इतना लिख सकते हैं हम लोग यहां पर। अब देखो हमें पता है कि डेल्टा T की वैल्यू TS से बहुत कम है, तो ये तो 1 प्लस डेल्टा T अपॉन TS हो जाएगा, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा यहां पर, तो 4 TS से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहां पर T1 माइनस TS माइनस डेल्टा T इंटू के डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू सिग्मा E। ये TS से TS कैंसिल हो जाएगा, TS क्यूब, और हम लिख सकते हैं इसको 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा T। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे पावर बाहर आ गई, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, TS से कैंसिल हो गया। ठीक है, जैसा हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर किया था। अब हम लोगों को डेल्टा T की वैल्यू पता करनी है। डेल्टा T की वैल्यू अगर हम लोगों को पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? L को इधर लेके चले जाते हैं, L को अगर इधर शिफ्ट कर दिया हमने तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस TS इंटू के माइनस डेल्टा T इंटू के इज इक्वल टू सिग्मा ELTS 3 इंटू डेल्टा T। ये मेरे पास में आ गया। अब देखो डेल्टा T वाली टर्म को भी इधर लेके चले जाएंगे, तो डेल्टा T की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी T1 माइनस TS इंटू के डिवाइडेड बाई 4 सिग्मा ELTS पावर 3 प्लस के। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं मेरे पास में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ चुका है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा T इज इक्वल टू के अपॉन 4 सिग्मा ELTS पावर 3 प्लस के इंटू T1 माइनस TS। तो ये मेरे पास में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया है। इजी क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट एक कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग सोलर कांस्टेंट का। सोलर कांस्टेंट क्या है? सोलर कांस्टेंट को हम लोग एक इंटेंसिटी की तरह समझ सकते हैं। मतलब जो सन से जो रेज आ रही है हमारे पास में, सन से जो रेज आ रही है तो किसी यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी आ रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो हम लोग डिफाइन करते हैं सोलर कांस्टेंट की। तो हम लोग लिख सकते हैं द सोलर रेडिएट एनर्जी, द सोलर रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम by a black surface held at right angle to the sun's ray and placed at mean distance of the earth. The solar is called solar constant. मतलब अगर मान लो ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है और इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ब्लैक सरफेस रखी हुई, ब्लैक बॉडी रखी हुई है। ठीक है, तो यहां से जो रेज आ रही है हमारे पास में, अब देखो सन से जो रेज जाएगी वो तो इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से एनर्जी फैलेगी, फैलेगी या नहीं फैलेगी? तो हम लोग ये बोल सकते हैं अगर सन का टेम्परेचर T है, सन का टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर T है, तो एक कांस्टेंट पावर जो है वो रेडिएट कर रहा है। तो कांस्टेंट पावर रेडिएट कर रहा है और वो सारी की सारी जो पावर है इस तरीके से एरिया में फैल रही है। तो जो अर्थ की कोई सरफेस है उसकी यूनिट
यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में जो एनर्जी रिसीव कर रही है कोई सरफेस यहां पर, और ये रे परपेंडिकुलर जा रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोलर कांस्टेंट। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या होता है हमारे पास में, इंटेंसिटी। मतलब अर्थ की सरफेस पर जो सन से जो रेज आ रही है उनकी जो इंटेंसिटी होती है, एक मीन डिस्टेंस की इंटेंसिटी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट। ऑन एन एवरेज जो इंटेंसिटी आ गई, और ये आता है हमारे पास में कांस्टेंट होता है 1340 वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब इस सोलर कांस्टेंट के थ्रू हम लोग सन का टेम्परेचर भी पता कर सकते हैं। अब देखो इस सोलर कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं। मान लो सन का टेम्परेचर T है और सन की रेडियस क्या है, R है। अब देखो सन के सेंटर से, सन के सरफेस सेंटर से अर्थ की जो सरफेस है वो d डिस्टेंस पर है, एक मीन डिस्टेंस हमने मानी है d डिस्टेंस पर अर्थ है। अब देखो सन से रेडिएशन कैसे निकलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे पॉइंट सोर्स के अंदर जो हमने साउंड वेव में पढ़ा था वहां पर भी बहुत काम आता है, और लाइट वेव के अंदर तो काम आ ही रहा है। इसको एक लाइट वेव की तरह ही कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये जो रेडिएशन निकल रहे हैं, तो सन से जो पावर इमिट हो रही है, सन क्या हो गया हमारे पास में, एक पॉइंट सोर्स हो गया। पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनेंगे हमारे पास में, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। आया समझ में कुछ? तो यहां पर हम वही बात कर रहे हैं वेव फ्रंट वाली। तो अब देखो सन हमारे पास में एक पॉइंट सोर्स है, और उससे d डिस्टेंस पर जो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है परपेंडिकुलर, तो उस पर इंटेंसिटी बतानी है हमें, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बतानी है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझना। तो देखो हम लोग बोल सकते हैं सन का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सन से एनर्जी रेडिएटेड, अगर हम बात करें एनर्जी रेडिएटेड बाय सन जो है dq अपॉन dt हो जाएगा, और dq अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा ई ए। अब देखो सन तो ब्लैक बॉडी की तरह बांध सकते हैं, तो E तो 1 हो गया, ए कितना हो जाएगा, सन का सरफेस एरिया, और सन का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4, ये dq अपॉन dt हो गया हमारे पास में। क्लियर है। अब देखो ये पावर होगी, इतनी पावर यहां पर जा रही है। तो अगर हम बात करें इतनी पावर यहां पर जा रही है, तो यहां पर जब पहुंचेंगे तो यहां पर भी सारी की सारी पावर इस स्फीयर में फैल चुकी है। यहां से निकली थी पावर और सारे स्फीयर के अंदर फैल चुकी। तो इस स्फीयर के पर यूनिट एरिया पर जो एनर्जी, जो पावर होगी, पर यूनिट एरिया को जो पावर मिलेगी, वही क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी। तो यहां पर इंटेंसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, और इंटेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं पावर अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है। और इस इंटेंसिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोलर कांस्टेंट। तो S इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर टी रेस टू पावर 4। अब देखो इसका जो सरफेस एरिया, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो इसका सरफेस एरिया जो है वो हो जाएगा हमारे पास में 4 पाई डी स्क्वायर, 4 पाई डी स्क्वायर। तो S की वैल्यू आ गई हमारे पास में सिग्मा टी रेस टू पावर 4 r स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब देखो सिग्मा की वैल्यू हम लोगों को पता है, अगर S की वैल्यू भी पता है, R हम लोगों को पता है, D हम लोगों को पता है, तो टेम्परेचर ऑफ सन हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं।